कमांडो शेर खान ने कहा, मगर मैं कोई जराइम पेशा नहीं हूँ। मैनेजर ने कहा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी जुर्म से ताल्लुक ना होता या आप पर इसे शक ना होता तो आपका ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से है तो ये कभी आपके कमरे में ना थी। मेरी बात मानिए और इसी वक्त दूसरे होटल में मुंतकिल हो जाएं। पुलिस ने छापा मारा तो हमारी भी बदनामी होगी। शेर खान खुद वहाँ से निकल जाना चाहता था। इसने कहा, ठीक है, मैं अभी किसी दूसरे होटल में चला जाता हूँ। क्या आप मुझे किसी दूसरे होटल का एड्रेस बता सकते हैं? मैं महंगे होटल में नहीं ठहर सकता। मैनेजर ने कहा, आप टैक्सी में बैठकर फलानी स्ट्रीट में चले जाएं। वहाँ बांग्लादेशियों के 2 होटल हैं, वो महंगे नहीं हैं। ये लीजिए अपने पॉइंट्स। और मैनेजर ने शेर खान को वो एडवांस वापस कर दिया जो शेर खान ने कमरे के 24 घंटे के किराए के तौर पर अदा किया था। आप देर न करें, देर करनी आपके लिए अच्छी न होगी। ये कहकर होटल का मैनेजर चला गया। कमांडो शेर खान के पास कौन सा सामान था जिसको बांधने और पैक करने की जरूरत पड़ती। इसने जैकेट के बटन बंद किए, कॉलर को ऊपर उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। जीना उतरा। होटल के सामने कुछ दूर टैक्सियां वगैरह खड़ी थी। वो एक खाली टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से ईस्ट एंड की मैकफोर्ड स्ट्रीट चलने को कहा। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। लंदन के इस गुंजान आबादी वाले इलाके में खूब रोशनियां हो रही थी। टैक्सी बारोने के इलाके में से निकल कर एक खुली सड़क पर आ गई। अचानक अंग्रेज टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मिस्टर, हमारी टैक्सी का पीछा किया जा रहा है। क्या आप पुलिस को मतलूब हैं? कमांडो शेर खान ने यह सुनकर फौरन पिछले शीशे में से देखा। इसके पीछे कतार में 3-4 गाड़ियां आ रही थी। इसने ड्राइवर से कहा, मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। ड्राइवर ने कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि स्कॉटलैंड यार्ड की एक खुफिया गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही है। ये इसी वक्त से हमारे पीछे लगी हुई है जब हम चले थे। कमांडो शेर खान को यकीन हो गया कि ये टैक्सी ड्राइवर गलत नहीं कह रहा। वो लंदन का टैक्सी ड्राइवर था और पुलिस और खुफिया पुलिस की गाड़ियों को पहचानता था। वो सोचने लगा कि अब इसे क्या करना चाहिए। ये बात वाज़ेह हो गई थी कि औरत खुफिया पुलिस की औरत थी और इसने पुलिस को इतला कर दी थी। इसका मतलब था कि लंदन पुलिस ने शेर खान का सुराग लगा लिया था। मगर पुलिस को कैसे पता चला कि मेरा ताल्लुक तैयारा हाईजैक करने वाले मुजाहिदों से है? शेर खान का जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था और साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि पुलिस की गाड़ी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसने ड्राइवर से कहा, क्या तुम मुझे किसी ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ मैं पुलिस की नज़रों से गायब हो सकूँ? मैं तुम्हें 4 पाउंड दूंगा। अंग्रेज ड्राइवर बोला, मैं कोशिश करता हूँ। और इसने टैक्सी की रफ्तार तेज़ कर दी और इसे सड़क के दरमियान वाली कतार से निकालकर सड़क के किनारे वाली कतार में ले आए। शेर खान ने पीछे देखा। पीछे गाड़ियों की हेडलाइट्स में से इसे कुछ पता न चल सका कि कौन सी गाड़ी इसका पीछा कर रही है। आगे एक जगह छोटी सी सड़क बाएं जाने में निकलती थी। अंग्रेज ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी सड़क पर मोड़ दी और इसकी रफ्तार मजीद तेज कर दी। सड़क कच्ची थी, गाड़ी को धचके लगने लगे। शेर खान ने शीशे में से पीछे देखा, एक गाड़ी की रोशन बत्तियां पीछे बराबर चली आ रही थी। ड्राइवर ने कहा, सर, स्कॉटलैंड यार्ड वालों की गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि पुलिस आपके साथ मुझे भी पकड़ ले। जैसे ही सड़क एक दूसरी पक्की और खुली सड़क पर पहुंची, सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी जिनकी नीली और सुर्ख रोशनियां मुसलसल घूम रही थी। 6-7 पुलिस कांस्टेबल घेरा डाले खड़े थे। पुलिस ने टैक्सी को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने टैक्सी एक तरफ खड़ी कर दी। 2 पुलिस कांस्टेबल टैक्सी के पास आए। इनके हाथों में रिवॉल्वर थे। कमांडो शेर खान के पास कुछ भी नहीं था। इतने में जो गाड़ी ताकुब कर रही थी वो भी वहां पहुंच गई। इनमें से 3 गोरे निकले। ये सफेद कपड़ों में पुलिस के अफसर थे। बावर्दी कांस्टेबल ने शेर खान से कहा, बाहर आ जाओ और अपना पासपोर्ट दिखाओ। शेर खान ने बाहर निकलकर कहा, मैं पासपोर्ट अपने साथ लेकर तो नहीं चलता, पासपोर्ट मेरे होटल में है। सफेद कपड़ों वाले अंग्रेज पुलिस अफसर भी अब शेर खान के पास आ गए थे। इनमें से एक ने आगे बढ़कर शेर खान को कहा, हम तुम्हें इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करने और इसे गैर कानूनी तौर पर बरतानिया की सरजमीन पर उतारने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। इसके साथ ही एक पुलिस कांस्टेबल ने बड़ी तेजी से इसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। 3 कांस्टेबल रिवॉल्वर लिए शेर खान को घेरे हुए थे। उन्होंने शेर खान को पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया और खुफिया पुलिस और लंदन पुलिस की तीनों गाड़ियां शोर मचाती पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शेर खान को कुछ सोचने का मौका ही न मिल सका। जब गाड़ियां पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी तो शेर खान ने अपने साथ बैठे हुए गोरे पुलिस कांस्टेबल से कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा ताल्लुक किसी हाईजैकिंग पार्टी से है? पुलिस कांस्टेबल ने कहा, सबूत तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर चलकर मिल जाएगा। हम किसी को बगैर सबूत कभी नहीं पकड़ते। शेर खान ने एक बार फिर एहतजाज करते हुए कहा, आप लोग मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मेरा किसी हाईजैक करने वाले गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके जवाब में अगली सीट पर बैठे हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर शेर खान, तुम्हारे 2 साथी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ मालूम हो गया है। बेहतर यही है कि तुम खामोशी से बैठे रहो। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि तैयारा अगवा करने के जुर्म में तुम्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। ये एक बैनुल-अक़वामी कानून है और हमने इस कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया है। कमांडो शेर खान खामोश हो गया। इसके 2 साथी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे। ये एक बुरी खबर थी।
पता नहीं शाहिद अली, कमांडो हमजा और कमांडो महमूद में से कौन गिरफ्तार हुआ था। कमांडो शमशाद तो एयरपोर्ट पर ही शहीद हो गया था, लेकिन इनका मिशन कामयाब हो गया था और जिहाद कश्मीर का लीडर भारत की कैद से निजात हासिल कर चुका था और तहरीक आज़ादी कश्मीर की रहनुमाई के लिए अपने मुजाहिदों के दरमियान पहुंच गया था। कमांडो शेर खान का ख्याल था कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की रूह से इसे जिस सरजमीन पर गिरफ्तार किया गया है, इसी मुल्क की अदालत में इस पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। कुछ अरसे के लिए इसे लंदन के एक पुलिस स्टेशन के हवालात में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत कैद रखा गया। इस दौरान ही इसे पता चल गया कि बरतानिया की हुकूमत इसे भारतीय हुकूमत के हवाले करने वाली है। शेर खान ने हल्फिया बयान दिया था कि वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है और पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी सफारत खाने के लिए खामोशी इख्तियार किए रखना ही बेहतर था। वैसे इखलाकी तौर पर इंग्लिस्तान के प्रेस ने दबी जुबान में इस राय का इजहार किया कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर शेर खान पर लंदन ही की किसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन हुकूमत बरतानिया को भारत की खुशनुदी मंजूर थी। चुनांचे एक रोज़ रात के 2 बजे कमांडो शेर खान को पहरे में भारतीय कमांडो बटालियन फोर्स के कमांडोज के हवाले कर दिया गया, जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए नई दिल्ली से लंदन आए थे। लंदन की अदालत से शेर खान को फिर भी इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन भारतीय हुकूमत से इंसाफ की तवक्को नहीं रखी जा सकती। इसे मालूम था कि भारत की सरजमीन में पहुंचते ही इसे हर किस्म की गैर इंसानी वहशियाना अजियतें दे देकर हलाक कर दिया जाएगा। शेर खान को अपने साथी मुजाहिदों के अंजाम की कोई खबर नहीं थी कि अगर वो पकड़े गए हैं तो क्या इन्हें भी भारतीय दरिंदों के हवाले कर दिया गया है या नहीं। रात के 3 बजे लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल तैयारा कमांडो शेर खान को लेकर भारत की तरफ परवाज कर गया। दिल्ली एयरपोर्ट से कमांडो शेर खान को जंजीरों में जकड़ कर सीधा बदनाम तरीन और कश्मीरी मुजाहिदों की कातिल जेल तिहाड़ जेल में लाकर बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते तक इससे पूछगछ होती रही। इस दौरान इसे हर किस्म की अजियत दी गई और इससे इसके साथियों के बारे में पूछा गया कि वो कौन कौन थे और लंदन या यूरोप के किस शहर में रोपोश है। वहाँ पहली बार शेर खान पर यह खुशगवार इंकशाफ हुआ कि इसके साथियों में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ और लंदन पुलिस ने जो इसे कहा था कि इसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये पुलिस की ब्लफ चाल थी। कमांडो शेर खान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि सिर्फ वो अकेला ही गिरफ्तार हुआ है और इसके बाकी साथी माँ सिवाय शहीद शमशाद के जिंदा और मफरूर हैं। इसे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह ज़रूर कश्मीर के महाज पर वापस पहुंच जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद इसे लखनऊ की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि जहाज़ लखनऊ से अगवा हुआ था और भारतीय इंटेलिजेंस ये मालूम करना चाहती थी कि लखनऊ में वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने जहाज़ के अगवा करने में मुजाहिदीन की मदद की थी। अदालत में शेर खान का चालान तैयार करके पेश कर दिया जाता। अदालत की कार्रवाई महज एक दिखावा थी। जब पेशगी के वक्त शेर खान को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता तो अक्सर औकात तशद्दुद की वजह से इससे चला नहीं जाता था और चेहरा ज़रबात के निशानों से नीला पड़ गया होता था, मगर जज ने इसका कभी नोटिस नहीं लिया था और पुलिस को इसका मजीद रिमांड दे दिया जाता और शेर खान पर तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। अदालत की कार्रवाई तो महज दुनिया को दिखाने के लिए थी। असल मकसद कमांडो शेर खान को लखनऊ में रखकर इससे वहाँ की खुफिया तंजीम के मुजाहिदों के बारे में मालूमात हासिल करना थी, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हो रही थी, क्योंकि कमांडो की ज़ुबान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने तशद्दुद करने वाली चीफ इंटेलिजेंस को खुले लफ्ज़ों में कह दिया था कि मौत को खुशी खुशी गले से लगा लूँगा, लेकिन अपने साथी मुजाहिदों के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। हर तरह से और हर तरफ से नाकाम हो जाने के बाद तैश में आकर लखनऊ के इंटेलिजेंस चीफ ने उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख भेजा कि मुजरिम शेर खान पर वक़्त और रुपया ज़ाया करना बेकार है। मेरी राय में इसे लखनऊ एयरपोर्ट पर सरेआम फांसी दे दी जाए ताकि दूसरे लोगों को इससे इबरत हो। लेकिन आईजी पुलिस ने इस तजवीज़ से इत्तफाक न किया और लिखा कि मुजाहिद शेर खान से कुछ वक्त के लिए मजीद पूछगछ जारी रखे। इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम जहर के घूंट पीकर रह गया। वो शेर खान को अजियतें दे देकर हलाक कर देना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि जिस जहाज़ को मुजाहिदों ने हाईजैक किया था, इसके मुसाफिरों में लखनऊ गर्ल्स कॉलेज का जो ग्रुप शामिल था, इसमें इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम की बेटी सुशीला भी थी। चुनांचे इंटेलिजेंस चीफ कमांडो शेर खान से अपनी बेटी को पहुंचाए गए जहनी सदमे का बदला लेना चाहता था। हालांकि 5 मुजाहिदों ने जहाज़ को हाईजैक करने के बाद तमाम मुसाफिर खुसूसन ख़वातीन से बिला इम्तियाज़ इसके कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, इनसे बड़ा अच्छा सलूक किया था। इनको वक़्त पर तैयारे में खाना पीना मिलता रहा था। लेकिन इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम ने फैसला कर रखा था कि अगर वो इसे लखनऊ एयरपोर्ट पर फांसी पर लटकवाने में कामयाब ना हुआ तो वो इसे ऐसी अजियतें देगा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। चुनांचे इस दरिंदा सिफ्त इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम ने उत्तर प्रदेश के आईजी पुलिस खुफिया को एक और तजवीज़ पेश की, जिसमें इससे गुजारिश की गई कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं हाईजैकर शेर खान को स्टीलगढ़ के टॉर्चर सेंटर में मुंतकिल करूं। मुझे यकीन है कि स्टीलगढ़ के टॉर्चर सेंटर में इस हाईजैकर से इसके उत्तर प्रदेश में मौजूद साथियों के नाम पर मालूम करने में कामयाब हो जाऊंगा। आईजी खुफिया पुलिस ने इसकी इजाज़त दे दी।
स्टीलगढ़ का टॉर्चर सेंटर लखनऊ से गोंडा की जानिब बहादुरगंज रेंज के खतरनाक जंगलों में खास तौर पर ऐसे मुलजिमों के लिए बनाया गया था जो हर किस्म के टॉर्चर के बावजूद अपना राज नहीं उगलते थे। ये बहादुरगढ़ के स्टेशन से 7 कोस के फासले पर एक गुंजान जंगल में वाक़ था। इस टॉर्चर सेंटर के बारे में पुलिस के महकमे में मशहूर था कि बड़े से बड़ा सख्त जान शख्स भी वहाँ की अजियत 2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो जाता है। इस टॉर्चर सेंटर में अजियत देने के तरीके बड़े वहशियाना और सबसे अनोखे थे। बहादुरगढ़ रेंज का ये हलाकत खेज जंगल जहरीले हशरातुल अर्ज़ और इंसानी खून के प्यासे शेर चीतों से भरा हुआ था। इस टॉर्चर सेंटर का सिक्योरिटी स्टाफ और अमला ऐसे सिपाहियों पर मुश्तमिल था जो कई मुलजिमों को गैर इंसानी अजियतें देकर हलाक कर चुके थे। ये जल्लादों से भी बढ़कर संग दिल सिपाही थे। इन्हें जंगल में रहने का स्पेशल अलाउंस मिलता था और अगर इनके हाथों कोई बेगुनाह मुलजिम मर जाता था तो इनसे कोई बाज पुरस नहीं होती थी, बल्कि उल्टा इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम की तरफ से इनाम दिया जाता था। मालिक राम इस टॉर्चर सेंटर का इंचार्ज था। इस जल्लाद को मुजाहिद कमांडो शेरखान से इसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने से इतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो इससे अपनी बेटी सुशीला को जहाज के साथ अगवा करने और इसे जहनी सदमा पहुँचाने का इंतकाम लेना चाहता था। अगर आईजी पुलिस ने इसे ये हुक्म न दिया होता कि हाई जैकर शेरखान को अभी मौत के घाट न उतारा जाए तो इससे इसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश की जाए तो जल्लाद इंटेलिजेंस चीफ शेरखान को अब तक हलाक कर चुका होता। स्टीलगढ़ के टॉर्चर सेंटर में मुंतकिल करने की इजाज़त मिलने के बाद मालिक राम के जज्बा इंतकाम को थोड़ी सी तस्कीन ज़रूर मिल गई थी। इस टॉर्चर सेंटर में वो एक फ़िरौन की तरह हुकूमत करता था। यहाँ इसे कोई पूछने वाला नहीं था और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आज़ाद किए हुए वहशियाना तरीक़ों से शेरखान को अजियतें दे सकता था। एक रात शेरखान को पुलिस की बंद गाड़ी में बिठाकर लखनऊ से स्टीलगढ़ टॉर्चर सेंटर की तरफ रवाना कर दिया गया। इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम भी एक गाड़ी में इसके पीछे था। मुसल्ले पुलिस गार्ड की 2 गाड़ियाँ आगे पीछे थी। जिस बंद गाड़ी में कमांडो शेरखान को ले जाया जा रहा था वो दरमियान में थी। कमांडो शेरखान को हथकड़ी लगा दी गई थी। इसके पीछे इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम की गाड़ी थी जिसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड का दस्ता गाड़ी में मौजूद था। इसके पीछे पुलिस गार्ड की दूसरी गाड़ी थी। ये गाड़ियां स्टीलगढ़ को जाने वाली सड़क पर रात के अंधेरे में रवाना थी। दिन निकल रहा था जब गाड़ियां गोंडा बहादुरगढ़ रेंज के जंगल में दाखिल हो गई। ये एक ऐसे पुरखतर जंगल थे कि जहां शिकारी भी सोच समझकर कदम रखते थे और सिर्फ तजुर्बाकार शिकारी ही इधर का रुख करते थे। अनाड़ी शिकारी आमतौर पर शेर चीतों का लुकमा बन जाते थे। जंगल कैसे भी हों वहाँ जंगली लोगों की झोंपड़ियाँ कहीं न कहीं ज़रूर नजर आ जाया करती हैं, लेकिन स्टीलगढ़ के इस जंगल में दूर दूर तक किसी इंसान की सूरत नजर न आती थी। इंटेलिजेंस के महकमे ने सूबाई हुकूमत की इजाज़त से सख्त जान मुलजिमों से राज उगलवाने के लिए टॉर्चर सेंटर के वास्ते खास तौर पर इस जंगल को मुंतखब किया था। यहाँ चीफ मालिक राम का कानून चलता था। आमतौर पर यहाँ मुलजिमों को हलाक करने के लिए ही लाया जाता था। अजियत के अलावा इन पर तरह तरह के तिब्बी तजुर्बे भी किए जाते थे। एक बार यहाँ डॉक्टरों की एक टीम आई जो सांप के कांटे का तीर बहदफ तरियाक ईजाद करना चाहती थी। इस टीम ने 3 मुलजिमों को पहले जहरीले सांपों से डसवाए, फिर अपने तैयार शुदा इंजेक्शन लगाए, लेकिन तीनों मर गए, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। इस टॉर्चर सेंटर की पुलिस भी जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल थी जिनमें से अक्सर सजा याफ्ता थे और इन्हें हुकूमत की खुसूसी इजाज़त से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। इनमें कातिल भी थे जो 7-7 साल की सजा भुगत चुके थे। टॉर्चर सेंटर की इमारत के 4 कमरे थे। एक कमरा चीफ मालिक राम के लिए मखसूस था। बाकी 3 कमरों में एक कमरे में असला खाना था, एक टॉर्चर सेल था। इन कमरों के पीछे एक छोटी लंबी बैरक थी जिसमें टॉर्चर सेंटर के जराइम पेशा संतरियों और अमले के 3 अरकान रहते थे। टॉर्चर सेंटर के गिर्द 10 फीट ऊंची खारदार तार की दीवार थी। ये खारदार तार इतनी गुंजान थी कि इसमें से खरगोश भी बड़ी मुश्किल से गुजर सकता था। यहाँ हर वक्त 3-4 मुलजिम मौजूद रहते थे जिनसे पूछगछ के दौरान वहशियाना सलूक किया जाता था और इनकी दर्द अंगेज चीखों की आवाज़ें जंगल में बुलंद होती रहती थी, मगर वहाँ इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। स्टीलगढ़ जंगल के टॉर्चर सेंटर में शेरखान को एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बंद कर दिया गया। इसकी हथकड़ी खोल दी गई, मगर यह कोठरी फांसी की कोठरी से भी बदतर थी। इसमें कोई रोशनदान और खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा अहनी सलाखों वाला दरवाज़ा था जिसके आगे थोड़ी सी खाली जगह थी और आगे एक पत्थर की दीवार थी। कोठरी के बाहर एक संतरी हर वक्त पहरे पर मौजूद रहता था। रात के वक्त दूसरा संतरी आ जाता था। दोनों संतरी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कमांडो शेरखान को गालियाँ वगैरह बकते रहते थे। कमांडो शेरखान इनकी बकवास सुनने पर मजबूर था, लेकिन इसने वहाँ आते ही फरार के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। पहले दिन तो जल्लाद मालिक राम ने शेरखान से पूछगछ के दौरान रिवायती तशद्दुद से काम लिया, मगर शेरखान ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। शेरखान ने यह तस्लीम कर लिया था कि वो कश्मीरी मुजाहिद है और इसी ने अपने साथियों से मिलकर तैयार अगवा किया था, मगर इसके आगे इसने अपने साथियों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। जल्लाद मालिक राम ने शेरखान से कहा, तुम जवान हो,
अभी तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है, तुम दूसरों की खातिर अपनी जान क्यों गंवाते हो? हमें अपने साथियों के नाम पते बता दो और ये भी बता दो कि लखनऊ में तुम लोगों की खुफिया तंजीम कहाँ पर है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। हम यही कहेंगे कि पुलिस ने इत्तफाक से छापा मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन कमांडो शेर खान ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो मेरी ज़ुबान पर अपने साथियों के नाम नहीं आएंगे। इस रोज़ जल्लाद मालिक राम ने अपने ख़ास तरीके आजमाने का फैसला कर लिया। अगले दिन शाम होने से ज़रा पहले 4 जराइम पेशा संतरी शेर खान को कोठरी में ले आए। उन्होंने इसके हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए, इसके चेहरे को स्याह थैला नुमा नुकाब से ढांपा और इसे लेकर जंगल में एक तरफ चल पड़े। शेर खान की गर्दन में भी रस्सी डाल दी गई थी। टॉर्चर सेंटर से कोई 150 गज के फासले पर ज़मीन के अंदर एक तहखाना बनाया हुआ था जिसमें एक तंग जीना उतरता था। इस तहखाने के जीने को ऊपर से लोहे की जालीदार फ्रेम से ढांप दिया गया था। आहिनी फ्रेम की जालियों में से ही हवा नीचे तहखाने में जाती थी। आहिनी फ्रेम को मजबूत जाली एक खास वजह से लगाई गई थी जिसे हम आगे चलकर बयान करेंगे। कमांडो शेर खान को तहखाने के जीने में धकेल कर जीने को ऊपर से जालीदार आहिनी फ्रेम से ढांप दिया गया। तहखाने की तंग कोठरी में अंधेरा था, सिर्फ जीने के ऊपर पड़े हुए जालीदार फ्रेम में ही दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श पर सूखी घास बिछी हुई थी। कमांडो शेर खान दीवार से लगकर बैठ गया। इतना इसने देख लिया था कि ये कोई जंगल है जो लखनऊ से काफ़ी तवील फासले पर है। इसे रात के वक्त बंद गाड़ी में लाया गया था जिसकी वजह से इसे रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो सका था कि गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी थी। पुलिस की गाड़ियाँ सारी रात और दूसरा आधा दिन सफ़र करती रही थी। कमांडो शेर खान हिम्मत हार कर बैठने वाला शख्स नहीं था। इसे हर हालत में वहाँ से फरार होना था। इस हकीकत का इल्म इसे हो चुका था कि जब तक वो कोई अहम राज इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम को नहीं बताता इसे हलाक नहीं किया जाएगा। वहाँ से आसानी के साथ फरार होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, मगर शेर खान का जहन इसके बावजूद फरार के तरीक़ों पर बराबर गौर कर रहा था। तहखाने का जीना इससे 10-11 फीट के फासले पर इसके बिल्कुल सामने था, जिसकी सीढ़ियों पर ऊपर से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे सिपाही इधर उधर कुछ नकलो हरकत कर रहे हैं। इनके कदमों की आवाज़ के साथ ही इनकी एक दूसरे से बात करने की आवाज़ें भी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रही हैं। ऊपर कुछ हो ज़रूर रहा था। शेर खान कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। इतने में जीने के ऊपर जालीदार लोहे का फ्रेम उठाने की आवाज़ आई। इसके फ़ौरन बाद कोई चीज़ सीढ़ियों पर गिराई गई जो लुढ़कती हुई शेर खान के करीब आकर रुक गई। ये देखकर शेर खान जल्दी से उठ खड़ा हुआ कि वो सांपों की पिटारी थी जिसमें से मुख्तलिफ साइज़ के छोटे बड़े सांप निकल कर तहखाने में इधर उधर रेंगने लगे। 2 सांप फंकारते हुए शेर खान की तरफ बढ़े। शेर खान इस मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक सांप ने उछल कर शेर खान की पिंडली पर डस लिया। शेर खान ने इसे पकड़कर उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। इस तरह इसने दूसरे सांप को भी दुम से पकड़कर जोर से दीवार के साथ पटक दिया, मगर वहां तो 6-7 सांप थे जो इधर उधर घास के अंदर छुप गए थे और तहखाने में इनकी फंकारों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। शेर खान ने अपनी कमीज़ को फाड़कर पिंडली के ऊपर पट्टी कसकर बांध दी। वो कोने में लगकर खड़ा हो गया। इसने पिंडली को गौर से देखा। जहाँ सांप ने काटा था वहाँ सांप के दांतों का निशान पड़ गया था और खून निकल रहा था। एक और सांप तेजी से रेंगता हुआ दाएं जानिब से शेर खान की तरफ निकल आया। शेर खान ने उछलकर इसके सर को अपने जूतों के नीचे दबाया और वहीं कुचल दिया। इसने 3 सांप मार डाले थे, मगर अभी और सांप जिंदा थे जिनका कुछ पता नहीं था कि तहखाने के फर्श पर बिछी हुई सूखी घास में कहां कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान शेर खान ने महसूस किया कि इसका बदन सुन्न हो रहा है। इसने अपने जिस्म को छुआ। इसका जिस्म ठंडा हो रहा था। ये सांप के जहर का ही असर हो सकता था। इसके साथ ही कमांडो मुजाहिद अली ने, जिनको सांपों का बड़ा तजुर्बा था, एक बार बता दिया था कि कुछ सांपों के जहर की तासीर गर्म होती है। ऐसा सांप अगर आदमी को डस ले तो आदमी का खून गर्म होकर नथनों, कानों और मुंह के रास्ते से बहने लग जाता है। और कुछ सांपों के जहर की तासीर सर्द होती है। ऐसा सांप जब किसी इंसान को डसता है तो इसका खून सर्द पड़ने लगता है और फिर रगों में जम जाता है, जिसके साथ ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।